जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन। इससे पहले हमने छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के कुछ वीडियो डाले थे, है ना, जो प्राकृतिक विभाजन छत्तीसगढ़ का नाम और जिला से संबंधित था। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो पहले देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। आज हमारा टॉपिक रहेगा अपवाह तंत्र, है ना। आज हमारा टॉपिक रहेगा अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र, ठीक है। अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र क्या होता है? ये अपवाह तंत्र क्या होता है ये पहले आप समझ लीजिए। किसी भी देश, आपको नदियों से आप परिचित होंगे, है ना। नदियों से आप परिचित होंगे। नदियों का एक जाल रहता है, नदियों का एक जाल रहता है। जैसे मान लेते हैं ऐसा एक मेन नदी बहते बहते गया, है ना। यहाँ से उसका उद्गम है, मतलब स्टार्ट पॉइंट है, ये स्टार्ट पॉइंट है। और यहाँ पे एंड पॉइंट है। एंड कहाँ होगा? ये जो नदी है एंड कहाँ होता है? ये आपका होगा समुद्र में, है ना। ये आपके समुद्र में एंड होगा। तो इसी का अपवाह तंत्र बनेगा। कैसे? इसके बहुत सारे और नदियाँ होंगे, इसको हम सहायक नदी बोलेंगे। ऐसे ये सहायक नदी होंगे। इसके भी कुछ सहायक नदी हो सकते हैं। सहायक नदियों का भी सहायक नदी होता है, ठीक है। तो इस पूरे ग्रिड को, है ना, इस पूरे ग्रिड को हम अपवाह तंत्र बोलेंगे। किसी एक नदी को अपवाह तंत्र नहीं कहते। अपवाह तंत्र में एक मेन नदी होता है, एक मेन नदी होता है। जैसे यहाँ पे जो वाइट कलर से दिख रहा है ना, वाइट कलर का दिख रहा है, ये है आपका मेन नदी, ठीक है। उसके बाद जो ब्लू कलर और जो ग्रीन में दिख रहा है वो हमारे इसके सहायक नदी है, और ग्रीन जो है सहायक का भी सहायक नदी है। तो ये सभी नदी मिलकर एक अपवाह तंत्र बनाते हैं। एक पूरे क्षेत्र में ये लोग, ये सब नदियाँ आपस में बहती हैं, है ना। तो पूरे इस तंत्र को हम अपवाह तंत्र कह देंगे। याद रखिएगा, किसी एक नदी से अपवाह तंत्र नहीं बनता, है ना। बहुत सारी नदियाँ मिलकर अपवाह तंत्र बनाते हैं। मेनली होगा क्या, ये देखिए, ये आपका मेन नदी है ना। ये स्टार्ट होकर ऐसे बहते 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 पूरे समुद्र में जाके मिल जाता है। बाकी इसके जो शेष नदी हैं, सहायक नदी, वो अपना जल इस मेन नदी में गिराती हैं, है ना। जो रेड कलर का जो नदियाँ हैं वो अपना जल इस मुख्य नदी जो वाइट वाले में है उसमें गिरा रही हैं। देखिए जितना भी रेड कलर है, ये नदियाँ अपने पूरे जल को वाइट नदी में गिराती हैं। और शेष दो बाकी जो ग्रीन नदियाँ हैं, ये अपनी सहायक नदियों का, जो सहायक नदी का भी सहायक है, उसमें अपना जल गिराती है। तो क्या हो गया, देखिए ग्रीन वाले से पानी कहाँ पे आया? रेड पे आया। और रेड से पानी कहाँ पे आया? ये वाइट वाले नदी में आया। तो ये पूरा नदियाँ, जो मुख्य नदी है, वो सभी नदियों का पानी ले जाके समुद्र में गिरा देती हैं। तो यही होता है अपवाह तंत्र, ठीक है। यही होता है अपवाह तंत्र। और अपवाह तंत्र का जो प्रकार होता है उसको हम इंडियन जीएस में देखेंगे, ठीक है। अपवाह तंत्र का प्रकार होता है, जिस प्रकार हम उसको नदियों में अनुवर्ती, प्रवर्ती, वैसे बहुत सारे नामों से जानते हैं, उसको हम जीएस की क्लास में देखेंगे। कब? जब हम इंडियन जीएस का क्लास करेंगे। आज फिलहाल इतना ही समझ लीजिए कि अपवाह तंत्र का मतलब यही होता है, इसमें एक मेन नदी होती है, बाकी वो शेष नदियों का जल अपने ऊपर अपने में बहाकर समुद्र में गिराती हैं, या उस जल को मानव अपने उपयोग के लिए उपयोग करता है, ठीक है। तो ये था अपवाह तंत्र। अब चलते हैं हमारे मुख्य टॉपिक पे कि हम छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में 5 प्रकार के अपवाह तंत्र बताए गए हैं। छत्तीसगढ़ में 5 प्रकार के अपवाह तंत्र बताए गए हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे बुकों में 5 प्रकार के अपवाह तंत्र बताए गए हैं। लेकिन जो आपका ये जो हिंदी ग्रंथ अकादमी का जो बुक निकलता है ना, सॉरी, छत्तीसगढ़ हिंदी ग्रंथ अकादमी का जो बुक निकलता है, छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी, ठीक है, इसमें केवल 4 प्रकार बताए गए। उसमें 4 प्रकार कौन कौन से हैं, मैं टिक लगा देता हूँ। एक है आपका महानदी, दूसरा है गोदावरी, तीसरा है सोन नदी, और चौथा है नर्मदा बेसिन। इसमें ब्रह्मानी नदी अपवाह तंत्र का कहीं भी जिक्र नहीं है। यदि क्वेश्चन आता है तो आप थोड़ा ध्यान से लगाइएगा, क्योंकि हमारे जो सर्टिफाइड बुक हैं, है ना, जो हिंदी ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित होते हैं, उसमें जो लास्ट वाला है ना, ब्रह्मानी नदी, उसका कहीं भी कोई चर्चा नहीं है ना। कहीं भी इसका कोई चर्चा फिलहाल नहीं है। मेरे पास एक पुराना वाला बुक है, पुराना वाला इन द सेंस कहने का मतलब है कि ये बुक जो है मैं पुराने समय में लिया था। ये द्वितीय प्रति है 2018 का, है ना। ये इस बुक का नाम है छत्तीसगढ़ का भौगोलिक अध्ययन, और इसके राइटर हैं डॉक्टर LN वर्मा, है ना। डॉक्टर LN वर्मा इस बुक के राइटर हैं। तो ये बुक जब मैं लिया था तो उस समय इसमें ऐसा इस प्रकार का कोई कंटेंट नहीं है, ब्रह्मानी नदी इसमें कहीं भी एग्जिस्ट
नहीं करता। ठीक है, ब्रह्मांडी नदी इसमें से कोई एडजस्ट नहीं करता। फिर भी ये बहुत सारे बुकों ने इसको छाप लिया है, तो हम इसको पढ़ जरूर लेंगे, लेकिन आप जब क्वेश्चन आंसर लगाएंगे ना उस समय थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बातचीत कंटिन्यू करते हैं। तो ये है हमारे महानदी अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र मतलब समझ आ गया, ये इन्हीं मेनली जो 4 अफवाह तंत्र है ना, यही अफवाह तंत्र जो है पूरे छत्तीसगढ़ के नदियों का जितना भी पानी है ना, इसी 4 अफवाह तंत्र में से समुद्र में गिराए जाते हैं। ठीक है, सभी समुद्र में गिराए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन जो 4 हमने महानदी देखा है, या 5 भी मिला लीजिए, तो ये जितना भी हमने 5 अफवाह तंत्र ऊपर देख रहे हैं, एक है महानदी गोदावरी, है ना, महानदी गोदावरी, सोन, गंगा, बेसिन इत्यादि इत्यादि, है ना। ये सब क्या है, ये देखिए। ठीक है, ये क्या है, ये महानदी है, ये महानदी वाला है, ये गोदावरी है ना, सोन बेसिन है, और ये नर्मदा बेसिन अफवाह तंत्र है, साथ में ये ब्रह्मांडी अफवाह तंत्र है। ठीक है, इसका मुख्य जो स्रोत है वो तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन ये चारों के चारों अफवाह तंत्र, इन चारों के अफवाह तंत्र का पानी जो है हमारे बंगाल की खाड़ी में गिराते हैं। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिराते हैं ये 5 अफवाह तंत्र, है ना। इन 5 अफवाह तंत्र का पानी, ये लोग पानी कहीं से भी ले के आते हैं, है ना, बटोर कर, लेकिन इसका जो पानी है अंततः, है ना, अंततः बंगाल की खाड़ी में ही गिरता है, अंततः बंगाल की खाड़ी में ही गिरता है। अब बंगाल की खाड़ी में गिरने का वजह क्या है आपको पता है? यदि आप हमारा पुराना क्लास किए होंगे तो आपको पता होगा कि ये छत्तीसगढ़ का मैप देखिए पहले, है ना। ये छत्तीसगढ़ के मैप के पश्चिमी साइड, इसको पश्चिमी साइड है ना, ये पश्चिमी साइड पूरे पहाड़ एरिया है। पश्चिमी साइड लगभग आपके सारे पहाड़ी एरिया हैं। तो इस साइड, है ना, तो लगभग आपको पता होगा कि कोई भी नदियाँ पहाड़ से ही निकलती है, पहाड़ के विपरीत दिशा में नदियाँ नहीं बहती हैं। इसके विपरीत देखिएगा, इस साइड जो है ना, इसके पूर्व साइड जो है कोई भी पहाड़ी एरिया नहीं है, और है भी तो बहुत कम है, कटे फटे हैं। इसलिए जितना भी पानी है ना वो इसी डायरेक्शन में बह जाती है, जितना भी पानी है वो इस डायरेक्शन में बहकर बंगाल की खाड़ी में जाके समाहित हो जाती है। ठीक है, तो अफवाह तंत्र बात होगा। अब इस अफवाह तंत्र में जानने लायक और क्या है तो वो जान लीजिए। इस अफवाह तंत्र में जानने लायक ये है कि सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है हमारा महानदी अफवाह तंत्र, जो है 56.15% कवर करता है। क्वेश्चन में ऐसा साफ पूछा जाता है, आपको उसका जो प्रतिशत भी पूछ सकता है और सबसे बड़ा और छोटा भी पूछ सकता है। तो सबसे बड़ा है हमारा महानदी अफवाह तंत्र, उसका साइज़ है, आप उसका प्रतिशत है 56.15% पूरे हिस्से का। यदि छत्तीसगढ़ में पूरा हिस्सा मिला दिया जाए तो 56.15% अफवाह तंत्र के जो हिस्से हैं वो महानदी अकेले कवर कर लेता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर में आता है हमारा गोदावरी अफवाह तंत्र। गोदावरी अफवाह तंत्र आपके दक्षिण में मिलेगा, है ना, और महानदी अफवाह तंत्र आपके इस मध्य भाग में मिलेगा। मैं इसको M लिख देता हूँ और गोदावरी के लिए मैं G यूज़ करता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारे सेकंड नंबर पे 28.64% के साथ गोदावरी अफवाह तंत्र। ठीक है, अब तीसरा स्थान प्राप्त करता है हमारा सोन गंगा बेसिन अफवाह तंत्र। इसको सोन नदी अफवाह तंत्र भी बोलते हैं और गंगा बेसिन भी बोलते हैं। तो सोन नदी ऊपर वाले को कवर करता है ना। यहाँ से एक सोन नदी निकलती है ऐसे, जो गंगा में जाकर अंततः मिल जाती है। सोन नदी हमारे अमरकंटक से निकलती है। बाकी जब नदियों का चर्चा करेंगे तो पूरी चर्चा करेंगे कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है ना। ये जो सोन नदी है जाके अंततः गंगा में मिल जाती है, और जो छत्तीसगढ़ के ऊपरी हिस्से का भाग है ना, वहाँ की जो नदियाँ निकलती हैं वो अपना पानी सोन नदी में गिराती है, और सोन नदी उसको ले जाके गंगा में गिराता है, और गंगा लास्ट में उसको बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। तो तीसरे नंबर पर है हमारा सोन गंगा बेसिन अफवाह तंत्र। ठीक है, अब चौथे नंबर पर है नर्मदा बेसिन अफवाह तंत्र। चौथे नंबर पर है नर्मदा बेसिन अफवाह तंत्र, है ना, ये अफवाह तंत्र है नर्मदा बेसिन। पहले इसमें आपको मैं अभी दो मिनट पहले बताया था कि ये चारों के चारों आपके ये बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं, तो मुझे एक मिस्टेक हो गया था। ये जो सोन नर्मदा अफवाह तंत्र है वो जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरता, वो ऐसे बहते बहते अरब सागर चले जाता है ना। बस यही मेरे से एक मिस्टेक हो गया था बताते बताते, है ना, उसको यहाँ पे सुधार लीजिएगा। जो गंगा अफवाह तंत्र है वो जो है अरब के सागर में जाके गिरता है। पांचवा है ब्रह्मांडी नदी अफवाह तंत्र, जिसका जिक्र हमारे किसी भी ऑथेंटिक बुक में नहीं है, फिर भी बहुत सारे बुकों में है, इसलिए मैं आपको बता दिया हूँ यहाँ पे। ये है ब्रह्मांडी अफवाह तंत्र। जहाँ देखिए मैं कुछ उसको अलग कलर से बता रहा हूँ, कलर सेम हो जा रहा है। ये आप हरे में देखिए,
पिंक में देखिएगा ये ब्रह्मांडी, ये छोटा सा अपोहा तंत्र है ना, ये ब्रह्मांडी अपोहा तंत्र है छोटा सा। ठीक है, इतना समझ आया कि महानदी अपोहा तंत्र क्या है बोले। तो सबसे छोटा अपोहा तंत्र बोलेगा तो क्या होगा, देखिए यहीं से अब एक और बात याद कर लेते हैं, यहीं से सबसे बड़ा और छोटा याद कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा तो नो डाउट हमारा महानदी अपोहा तंत्र है, जिसमें 55.15% की कैपेसिटी है ना, कैपेसिटी है। और उसके बाद जो अपोहा तंत्र है, उसके बाद जो अपोहा तंत्र है सबसे छोटा, तो सबसे छोटा है हमारा नर्मदा। ठीक है, सबसे छोटा है नर्मदा बेसिन अपोहा तंत्र, नर्मदा बेसिन अपोहा तंत्र। ठीक है, बेसिन क्या होता है मैं पहले बहुत वीडियो में पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि बेसिन किसको बोलते हैं। ठीक है, सबसे छोटा है हमारा 0.55, इसमें ले जाके एक दो नदियों का पानी इसमें गिरता है। ये है हमारा नर्मदा बेसिन अपोहा तंत्र। ठीक है, सबसे छोटा और बड़ा ये आप याद रखिएगा, सबसे बड़ा है महानदी और सबसे छोटा है नर्मदा। जैसे एम और एन आपको पता है ना, एम और एन है ना, ये अल्फ़ाबेटिकल भी आते हैं एम और एन। एम से महानदी याद कर लीजिए, एन से नर्मदा याद कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन में आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से इतना याद होना ही चाहिए, ये जो पॉइंट वाला हिस्सा है ये आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, अब इसमें एक और फैक्ट जानने के लायक क्या है ये देखिएगा, है ना। अभी तो हमने छोटा और बड़ा याद रख लिया, अब इसमें एक और फैक्ट जानने याद रखिएगा कि आपको दिशा से क्वेश्चन पूछ देता है। दिशा से क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि छत्तीसगढ़ के उत्तरी, है ना, उत्तरी हिस्से में कौन सी नदी अपोहा तंत्र है। देखिए उत्तर में क्या है, तो उत्तर में ये है। ठीक है, उत्तर में क्या चीज़ है, उत्तर में हमारा आपका है ये सोन नदी अपोहा तंत्र। ठीक है, सबसे उत्तर में आपका आएगा सोन नदी अपोहा तंत्र, तो उत्तर को हम लिखते हैं नॉर्थ, है ना, ये नॉर्थ साइड हो गया। ठीक है, उत्तर का हम लोग ने नॉर्थ लिखते हैं। अब उसके बाद आपको पूछेगा सबसे दक्षिणी में कौन सा है, दक्षिणी में कौन सा है, तो दक्षिण में आता है आपका गोदावरी, ये साउथ में, गोदावरी आपके साउथ में है, इतना गोदावरी में। दिशा से क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा, कोई क्वेश्चन में पूछ दिया गया है। और बीच में कौन सा है, तो बीच में हमारा महानदी है, मध्य में, मिडिल, एम से मिडिल, एम से महानदी। ठीक है, एम से मिडिल और एम से महानदी, ये है मिडिल। ठीक है, और ये है आपका सोन और नीचे है आपका गोदावरी। ठीक है, नीचे है सोन, ऊपर और नीचे है गोदावरी, ऊपर सोन नदी है। बाकी एक हमारा बच जाता है नर्मदा, तो ये पश्चिमी आ जाएगा, नर्मदा पश्चिमी। आप मैप से याद करोगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, मैप से आप याद करने की कोशिश करोगे तो बहुत जल्दी ये याद हो जाएगा। तो ये तो था हमारे दिशा से संबंधित, है ना। और बात के बाद अगर ब्रह्मांडी पूछ देता है, क्योंकि हमारा पांचवा है, वैसे तो इसका कहीं रिकॉर्ड नहीं है, फिर भी अगर पूछता है तो ये हो जाएगा आपके उत्तर पूर्व, है ना, ये हो गया आपका उत्तर पूर्व में। ठीक है, उत्तर पूर्व में। अब आगे बढ़ते हैं इससे आगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास अपोहा तंत्र आता है, वो है महानदी अपोहा तंत्र। देखिए किसी भी अपोहा तंत्र का एक नाम होता है और वो किसी एक नदी के नाम पर रहता है। अब ये मान के चलिए यदि वो किसी नदी के नाम पर है तो वो उस अपोहा तंत्र का मुख्य नदी होगा। नीचे आपको इमेज दिख रहा होगा, है ना, अभी आपको उस इमेज पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझिए महानदी अपोहा तंत्र सबसे बड़ी अपोहा तंत्र है 56.15% के साथ। कितना, 56.15% के साथ ये सबसे बड़ी हमारी अपोहा तंत्र है। अब देखिए ये अपोहा तंत्र क्या है और यह अपोहा तंत्र कैसे है। सबसे पहले महानदी अपोहा तंत्र पढ़ेंगे, उसके बाद उसके मुख्य नदी के बारे में, सहायक नदी के बारे में और सहायक की भी सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो मेरा पेन आप देखते जाइएगा, मेरा फेस तो आप देख नहीं पाओगे, बस मेरा पेन जहाँ चल रहा है उसको देखते जाइएगा। ये है हमारा मुख्य अपोहा तंत्र का मुख्य नदी महानदी। ठीक है, ये है महानदी। दूसरा याद रखिएगा जो मैं बड़ा बना रहा हूँ, ये है हमारे महानदी का सबसे बड़ा सहायक नदी, ये है आपका शिवनाथ। इसको ऐस लिख देता हूँ, ये हमारा शिवनाथ है। ठीक है, शिवनाथ है। ये ईब नदी है, इसके बाद ये मांड नदी है, नीचे लात नदी है, ये आपके बोरई नदी है। ठीक है, ये हसदेव नदी है, ये अरपा है, ये मनियारी है, ये सहेली है, ये बूटा है, देखिए, है ना, ये हाफ नदी है। इस प्रकार बहुत सारे नदियां हैं, है ना, इस सारे बहुत सारे नदियां हैं। तो ये सब मिलकर आपस में एक अपोहा तंत्र बनाते हैं। तो ये जो सब है ये सब मिलकर आपस में अपोहा तंत्र बनाते हैं। इसमें मुख्य नदी आपका है महानदी,
इसमें जो मुख्य नदी है वो महानदी है। इसको मैं अलग कलर से कर देता हूँ, लेकिन वाइट में ग्रीन दिखेगा नहीं। ये देखिए जो ग्रीन कलर का है वो आपको महानदी है। अब समझिए अपवाह तंत्र का मतलब क्या होता है। बहुत सारी नदियाँ जो हैं मिलकर एक बड़ी नदियों में अपना पानी जमा करते हैं और वो नदी आपके समुद्र तक पहुंचती है। याद रखिएगा वैसी नदियों के नाम पर ही अपवाह तंत्र का नाम रखा जाएगा जो नदी है अपना सभी पानी अपने सहायक नदियों का बटोर कर एक समुद्र में जाकर गिरा देती है। तो ये कहाँ गिराती है? वेस्ट बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल की खाड़ी में महानदी जो है पूरा जल गिरा देती है, इसलिए इसके नाम पर रखा गया है महानदी अपवाह तंत्र। ठीक है, महानदी अपवाह तंत्र। अब इसके बारे में समझते हैं कि महानदी अपवाह तंत्र है क्या चीज़। सबसे बड़ी बात तो ये सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है ना। फैक्ट बात में है कि हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। ठीक है, इसका विस्तार जो है विस्तार जो है 77.432 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अभी इसकी आपका ढाल पूछ सकता है, इसका ढाल किस ओर है। तो छत्तीसगढ़ के हिसाब से देखिए, मैंने जो नदी बनाया है ना वो पूरे छत्तीसगढ़ के मैप के हिसाब से बना है। तो ये पूर्व की ओर ढाल दिख रहा है आपको, तो इसकी जो ढाल है वो पूर्व की ओर है। इसकी जो ढाल है वो पूर्व की ओर ढाल है। ठीक है, किसकी ढाल? मैं महानदी की ढाल भी बता रहा हूँ, साथ में इस पूरे अपवाह तंत्र की यूनिट बता रहा हूँ। देखिए अभी फिलहाल तो आप ना इस पूरे अपवाह तंत्र को एक यूनिट मान के चलिए, इस पूरे अपवाह तंत्र को एक यूनिट मान के चलिए। तो इस यूनिट का ढाल किस ओर है? तो इस यूनिट का ढाल है पूर्व की ओर। ठीक है, इस यूनिट का ढाल पूर्व की ओर है, साथ में इसके जो मेन नदी है महानदी उसका भी ढाल पूर्व की ओर है। ठीक है, इसका भी ढाल पूर्व की ओर है। अब हम महानदी को सबसे पहले पढ़ते हैं, महानदी को। ठीक है, सबसे हम पहले पढ़ेंगे महानदी को। तो हम मुख्य नदी से शुरुआत करते हैं पढ़ने का। तो हम पहले महानदी बनाते हैं, बाद में जिस जिस नदी का नाम आते जाएगा हम उसके आवश्यकता अनुसार उस नदियों का नाम लिखते जाएंगे और उसमें मैप में आपको बताते जाएंगे। सबसे पहले हम महानदी बनाते हैं। ये लीजिए महानदी बन के तैयार हो रही है, ये है महानदी। ठीक है, महानदी। अब महानदी के बारे में पढ़ते हैं। तो ये महानदी का जो उद्गम है, उद्गम का मतलब समझते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, है ना। उद्गम का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, उद्गम का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये है सिहावा पर्वत, फरसिया नामक स्थान, धमतरी, सिहावा पर्वत। ठीक है, सिहावा पर्वत, सिहावा पर्वत, धमतरी। मेरे पास लिखने की जगह कम है इसलिए शायद मेरे हैंडराइटिंग आपको समझ ना आएगा, तो मेरी बातों को सुनकर आप लिख सकते हैं। उद्गम कहाँ है? सिहावा पर्वत, फरसिया नामक स्थान से होता है। ये आपके छत्तीसगढ़ के धमतरी ज़िले में है। किस ज़िले में? छत्तीसगढ़ के धमतरी ज़िले में। ठीक है, मुहाना का मतलब होता है लास्ट एंड पॉइंट। मुहाना का मतलब होता है एंड पॉइंट। ठीक है, मुहाना का क्या मतलब होता है? तो ये होता है एंड पॉइंट। एंड पॉइंट, एंड पॉइंट कहाँ होता है महानदी का? तो महानदी का एंड पॉइंट है बे ऑफ बंगाल में। कहाँ पे है? बे ऑफ बंगाल, कटक, उड़ीसा के पास। और राज्य पूछेगा तो आपके उड़ीसा है। ठीक है, महानदी का मुहाना पूछा जाए तो क्या लिखेंगे आप? महानदी का पूछा जाए उड़ीसा तो राज्य लिख देंगे आप उड़ीसा। ठीक है, और यदि समुद्र की बात किया जाए या फिर जल स्रोत की बात किया जाए तो आपको लिखना है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में ये जाके गिरती है। देखिए ये है आपका धमतरी ज़िला, यह है आपका धमतरी ज़िला, और यहाँ पे है उड़ीसा का बे ऑफ बंगाल। उड़ीसा का बे ऑफ बंगाल नहीं, उड़ीसा राज्य में बे ऑफ बंगाल में गिरता है ये। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में ये गिरता है। अब इसकी आपकी कुल लंबाई पूछेगा। कुल लंबाई मतलब इस छत्तीसगढ़ से स्टार्ट होकर, है ना, छत्तीसगढ़ से स्टार्ट होकर ये जहाँ तक गिरती है उस तक इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई है 858 किलोमीटर। 858 किलोमीटर इसकी लंबाई कितनी है? 858 किलोमीटर। ठीक है, ये इसकी लंबाई है 858 किलोमीटर। और छत्तीसगढ़ में बात करें तो ये छत्तीसगढ़ की कितनी लंबाई बहती है? छत्तीसगढ़ में कितनी बहती है? तो छत्तीसगढ़ कहाँ तक? ये देखिएगा, ये यहाँ तक ही बस छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, मैं जहाँ पॉइंट बना रहा हूँ पीले कलर से, बस यहीं तक है छत्तीसगढ़ में। आगे वो उड़ीसा चली जाती है, उड़ीसा के बाद बे ऑफ बंगाल चली जाती है। तो छत्तीसगढ़ में ये 286 किलोमीटर ही चलती है। मतलब ये अपने आधे का लगभग आधा, है ना, आधे पूरे, यदि पूरा लेंथ का आधे से के बराबर ही छत्तीसगढ़ में बहती है। कितना? 246 किलोमीटर बहती है। दोनों याद रखिएगा, क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, अब इसका प्रकार भी होता है। प्रकार मैं लिखा नहीं हूँ, यहाँ पे लिख दीजिएगा। इस नदी का प्रकार पूछा गया है। नदी का प्रकार है अनुवर्ती नदी है ये, है ना, अनुवर्ती नदी है ये।
किस प्रकार की नदी है? अनुवर्ती नदी है। अब ये नदी का प्रकार हम बाद में समझेंगे जब हम इंडियन जीएस पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि ये एक अनुवर्ती नदी है, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक क्या आता है? संगम आता है, ठीक है। तो इस पेज से तो काम चलेगा नहीं, मैं कुछ अलग पेज इसी में बता देता हूँ। इस पेज को आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर मैं काट दीजिए, मैं इसको काट रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो लिखा हूँ उसको याद रखिएगा, ठीक है। अब मुझे कुछ संगम बताने हैं यहाँ पे, है ना। संगम बताने, संगम का मतलब होता है किन्हीं दो नदी या तीन नदी आपस में मिलते हैं और वहाँ पे ना कुछ स्पेशल मंदिर होते हैं या कुछ ऐसा पवित्र स्थल होता है, उसी को हम संगम बोलते हैं। यदि संगम की बात करें तो देखिए नदी कितना बड़ा है ना। ये नदी कितना बड़ा है और बहुत सारी नदियाँ इसमें आकर मिल रही हैं। ये यहाँ पे मिल गई, यहाँ पे मिल गई, यहाँ पे मिल गई, यहाँ पे, इस प्रकार यहाँ पे और यहाँ पे। पर हम सभी स्थान को संगम नहीं कहेंगे, है ना। उस नदी में तो बहुत सारी नदियाँ आके मिल रही हैं, पर हम हर स्थान को उसका संगम नहीं कहेंगे, ठीक है। हर स्थान को हम उसका संगम नहीं कहेंगे। कोई पॉइंट विशेष होता है, कुछ स्थान ज़्यादा पवित्र होता है या फिर ज़्यादा मान्य योग्य है, उसी को हम संगम कहते हैं। तो हम यहाँ समझेंगे कि इस महानदी में कौन कौन से संगम मेनली बनते हैं। तो इस महानदी में टोटल 3 संगम हैं। महानदी में टोटल 3 संगम बनते हैं, ठीक है। टोटल इसमें 3 संगम बनते हैं। कितने संगम? 3 संगम बनते हैं। पहला संगम है आपका, पहला संगम कहलाता है, ये सबसे पहले है ना, मैं लाइन से बताते जा रहा हूँ। पहले तो नदी को फिर हाईलाइट कर लूँ। ये आपका नदी है, ये नदी है, ठीक है। इस नदी को मैंने हाईलाइट कर दिया। सबसे पहले संगम कहाँ होगा? ये देखिए सोंढूर यहाँ दिख रहा है और आपको यहाँ पे पैरी दिख रहा होगा। सोंढूर और पैरी, इसको बोलते हैं हम राजिम, आर से डिनोट कर देता हूँ राजिम को। ये पहला संगम है। दूसरा संगम आपको मिलेगा, इसमें 3 नदियाँ होंगी। स्वयं तो ये महानदी है स्वयं, उसके बाद इधर से आएगा आपका जोंक और नीचे से आएगा, ऊपर से आएगा आपका ये शिवनाथ, ये है। तो ये आपका कौन सा संगम कहलाया? ये जो आपको कहलाया शिवरी नारायण कहलाया। ये क्या कहलाया? शिवरी नारायण। तो मैं ऐसे से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। शिवरी नारायण है। एक और लास्ट संगम आता है जो ऊपर से लात नदी आती है मांड और नीचे से लात आती है। यह है आपका चंद्रहासनी या फिर चंद्रपुर पे, है ना। ये है आपका चंद्रपुर पे, ठीक है। अब इसको डायरेक्टली यहाँ पे देखते हैं। पहले कौन सा है? राजिम पे। पहले कौन सा संगम है? राजिम में, है ना। ये किस जिला में है? राजिम संगम किस जिले में है? तो ये राजिम है आपके गरियाबंद जिले में, गरियाबंद जिले में है। इसमें कौन कौन सी नदी समाहित है? तो पहला है आपका महानदी एम है, प्लस सोंढूर है और पैरी है, ठीक है। सोंढूर है और पैरी है। नदी पूछेगा तो क्या होगा आपका, है ना। ठीक है, महानदी पैरी सोंढूर और महानदी सोंढूर और पैरी, ठीक है। ये राजिम में आपका मिलता है महानदी पैरी और सोंढूर। यहाँ पे बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर है, उसको हम अगले चैप्टर में करेंगे जब हम देवी देवताओं के मंदिर को कवर करने वाले होंगे। तो ये देख लिए, पहला होता है राजिम। अब दूसरा संगम क्या है ये देख लीजिए। दूसरा संगम है आपका शिवरी नारायण पे। शिवरी नारायण किस में है? तो ये जांजगीर चांपा में है। जेसी लिख देता हूँ, जांजगीर चांपा। इसमें कौन कौन सी नदियाँ हैं? तो पहला इसमें महानदी है, दूसरा है इसमें शिवनाथ और तीसरा है इसमें जोंक, जे, ठीक है। महानदी शिवनाथ और जोंक नदी, महानदी शिवनाथ और जोंक नदी। यहाँ पे शबरी का मंदिर है, यहाँ पे शबरी माता या फिर नर नारायण का मंदिर है। शबरी माता और नर नारायण का मंदिर है। अब एक रामायण एक बहुत अच्छा कथन है, जिसमें कथन क्या एक हिस्सा है मात है, जिसमें भगवान राम जो है माता शबरी के हाथों से जूठे बेर खाते हैं। ये वही स्थान है ना। ये वही स्थान है जो है शबरी वाला, ठीक है। अगला एक और देखते हैं, तीसरा है लास्ट वाला, है ना। तीसरा संगम है लास्ट वाला, ये है चंद्रपुर में, ये है चंद्रपुर में, ठीक है। ये है चंद्रपुर में। इसमें आपको महानदी आता है, महानदी के बाद है लात नदी और मांड नदी। महानदी, लात और मांड, ठीक है। ये देखिएगा, ये यहाँ पे है, ठीक है। ये कहाँ पे है? देखिए, ये है यहाँ पे, ठीक है। नीचे लात आ रहा है, ऊपर से मांड है और ये मुख्य नदी है। तो यहाँ भी देवी देवताओं के मंदिर है। देखिए, जहाँ संगम बनता है ना, वहाँ देवी देवताओं के मंदिर होना फिक्स रहता है, ठीक है। ये वहाँ पे फिक्स रहता है, वहाँ पे मंदिर का निर्माण होना, ठीक है। तो ये रहा हमारा,
ठीक है। और इसके अपेक्षा भी कुछ और छोटे छोटे संगम हैं, जैसे सिरपुर में है आपके महासमुंद, है ना, जो सिरपुर में है, सिरपुर में है, सिरपुर में एक संगम है जहाँ आपके जो बहुत पुराने लाल ईंटों का मंदिर है ना, वही वाला स्थान है ना, एक सिरपुर में है, दूसरा पलारी में है, बलौदा बाज़ार में, ठीक है। बाकी तो हमने आपको बता दिया, चंद्रपुर शक्ति में आता है, चंद्रपुर जांजगीर चांपा और चंद्रपुर शक्ति में आता है, ठीक है। तो ये उनका संगम। अब इसका क्षेत्र देख लीजिए, क्षेत्र क्या होता है, तो ये हमारे छत्तीसगढ़ का मध्य भाग है। क्षेत्र होगा तो सीजी का मध्य भाग, सीजी का मध्य भाग, ठीक है, सीजी का मध्य भाग होगा। क्षेत्र बहेगा तो सीजी का मध्य भाग होगा। और यदि आप जिला नाम कोशिश करें तो इसमें बहुत सारे लगभग 8 से 10 ज़िले इसमें आते हैं, जिसमें है, अब देखिए, अब शुरू से मैं जिला बताते जा रहा हूँ, है ना, ध्यान देते जाइएगा। मैप में आप थोड़ा ध्यान एकत्रित करिएगा, केंद्रित। ये मैं शुरू से आपको जिला बताते जाऊँगा भाई, ठीक है, या फिर मैं बनाते बनाते ही आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप शुरू में जाएंगे तो ये धमतरी ज़िला है ना, ये धमतरी ज़िला है, धमतरी है। धमतरी के बाद आपका आता है कांकेर, ये धमतरी के बाद हल्का नदी कांकेर में घुस जाता है ना, ये हल्का कांकेर में चला गया। कांकेर से वापस धमतरी में आके ये चला जाता है बालोद, बालोद के बाद है रायपुर, रायपुर के बाद आता है आपका गरियाबंद, है ना, गरियाबंद के बाद महासमुंद, महासमुंद के बाद बलौदा बाज़ार, बलौदा बाज़ार के बाद ये आता है आपका जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा से शक्ति, रायगढ़ और सारंगढ़ बिलाईगढ़ होते उड़ीसा चला जाता है, ठीक है, सारंगढ़ बिलाई होते उड़ीसा चला जाता है। तो इसका है क्षेत्रफल, ठीक है। अगले स्लाइड में देखते हैं। अगले स्लाइड में है महानदी के नाम पर है, प्रवाह तो हमने बता दिया, इसका प्रवाह है पूर्व की ओर, है ना, इसका प्रवाह है पूर्व की ओर, ठीक है। ज़िले भी हमने बता दिया, ज़िले आप कहाँ से, यहाँ ये था धमतरी, धमतरी के बाद आया कांकेर, कांकेर के बाद बालोद, बालोद के बाद महासमुंद, रायपुर, रायपुर के बाद आ गया ये बलौदा बाज़ार, बलौदा बाज़ार के बाद जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़, और रायगढ़ से सारंगढ़ बिलाईगढ़ होते उड़ीसा निकल गया ये, ठीक है, ये हो रहा है। अब नीचे हम देखते हैं नामकरण, है ना, ये जो मेन नदी हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, देखिए हम फिलहाल महानदी के बारे में पढ़ रहे हैं ना, पूरी इस अपवाह तंत्र का मेन मुख्य नदी है महानदी, हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। वो तो इसका नामकरण देख लीजिएगा, इसका नामकरण 3 से 4 नाम है इनके, ठीक है। प्राचीन काल के बहुत सारे नाम हैं इसमें। सबसे प्राचीन काल में इसको क्या बोला जाता था, है ना, सबसे पहले प्राचीन काल में, है ना, प्राचीन काल में, ठीक है, प्राचीन काल में इसको क्या कहा जाता था, तो प्राचीन काल में इसका नाम था कनक नंदिनी, ठीक है, प्राचीन काल में इसका नाम था कनक नंदिनी, कनक नंदिनी, ठीक है, ये प्राचीन काल में कनक नंदिनी नाम था। उसके बाद आया आपका सतयुग आ गया, प्राचीन के बाद आ गया सतयुग, सतयुग में इसको क्या कहा गया, तो नीलोत्पला, नीलोत्पला, नीलोत्पला। सतयुग में इसको क्या कहा गया, सतयुग में इसको कहा गया नीलोत्पला, और ये आपके वायु पुराण में कहा गया है इसको, ठीक है, वायु पुराण में इस शब्द का वर्णन है। यदि क्वेश्चन कभी पूछ देता है कि सतयुग में इसको नीलोत्पला तो कहा जाता था, लेकिन इसका कहीं साक्ष्य है क्या, या फिर या कहीं लिखित में है कि इसको नीलोत्पला कब कहा गया, कैसे कहा गया, है ना, इसका विवरण, तो इसका विवरण है आपके वायु पुराण में, ठीक है, वायु पुराण में। 2 नाम मैंने लिख लिए, यदि आप लिख लीजिए या फिर मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। आगे है इसका नामकरण के लिए द्वापर युग, द्वापर युग, द्वापर युग में इसका क्या नाम रखा गया था, तो द्वापर युग का नाम था चित्रोत्पला, है ना, चित्रोत्पला, चित्रोत्पला, ठीक है। द्वापर युग में इसका नाम था चित्रोत्पला। इसका ये आपका पुराण मिला है आपका स्कंद पुराण में, ठीक है, ये आपका साक्ष्य मिला है स्कंद पुराण में। और वर्तमान में हम इसको बोलते हैं महानदी, ठीक है, वर्तमान में हम इसको बोलते हैं महानदी, महानदी। अब ये महानदी का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ऋषि श्रृंगी का आश्रम था, है ना, जहाँ से महानदी का उद्गम हुआ है, यहाँ से, वहाँ ऋषि श्रृंगी का आश्रम था, उसके प्रिय शिष्य थे महानंदा, उसी के नाम पे इसको रखा गया है। और इसी के नाम पे रखा गया क्या है, श्रृंगी ऋषि के एक प्रिय शिष्य थे महानंदा, उसके नाम पर रखा गया है इसका नाम महानदी, ठीक है। अगला एक महानदी मुख्य है जिसको हम ऐसी बोलचाल की भाषा में बोलते हैं हमारे जियोग्राफिकल के हिसाब से छत्तीसगढ़ के, वो है आपके जीवन रेखा, छत्तीसगढ़ का जीवन रेखा, छत्तीसगढ़ का जीवन रेखा कहा जाता है इसको, ठीक है, छत्तीसगढ़ का जीवन रेखा कहा जाता है।
या फिर हम इसको बोलचाल की भाषा में ऋषि तुल्य या छत्तीसगढ़ की गंगा भी कहते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ की गंगा, ऋषि तुल्य, सीजी की गंगा, है ना, ये हमारे छत्तीसगढ़ की गंगा भी कहा जाता है। देखिए जो बहुत बड़े बड़े नदियाँ होती हैं, महान नदी, उसी का नाम किसी छोटे नदियों को नाम लेने के लिए किया जाता है, तो इसको हम छत्तीसगढ़ की गंगा भी कहते हैं, क्योंकि बहुत लंबी है और बहुत सारा एरिया कवर करती है। ठीक है, बहुत सारा एरिया ये कवर करती है। आगे इस पर बहुत सारे बांध बनाए गए थे, है ना। अब थोड़ा सा बांध की चर्चा करेंगे, लेकिन बांध का चैप्टर अलग आएगा, है ना। हम यहाँ थोड़ा बहुत आपको बता देंगे कि बांध इसमें क्या क्या बना था, लेकिन बांध का चैप्टर बाद में अलग आएगा। सबसे मेन बात आता है इसमें हीराकुंड बांध। ठीक है, हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध ये आपके ओडिशा में है। ठीक है, हीराकुंड बांध ओडिशा में है, जिस पर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट भी चल रहा है। ये भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, ये भारत का सबसे लंबा बांध है। इसमें बहुत सारे बैराज बनाए गए हैं इसमें, है ना, तो बहुत सारे बैराज बनाए गए हैं। समोदा बैराज है, शिवरी नारायण बैराज है, बसंतपुर बैराज है। इसको हम जब बैराज पढ़ेंगे या फिर बांध पढ़ेंगे, उसमें हम इसको विशेष प्रकार से पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें एक जानने वाले तथ्य ये है कि महानदी है ना, महानदी है, इसको मैं मैप से बताऊं तो ज़्यादा आपको अच्छे से लगेगा। मैं इसको मैप से बताता हूँ, जो मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ उसको मैं मैप से बताता हूँ। ठीक है, इस पेज में बताता हूँ मैप से, इसको थोड़ा जूम करके बताता हूँ जो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, ये देखिएगा, पहले मैं इसमें महानदी बना लूँ रफली, ताकि आपको जो मैं बात बताना चाहता हूँ वो आपको आसानी से समझ आ सके। ये है आपका महानदी, है ना। ये महानदी यहाँ से उद्गम है, कुछ जो सहायक नदी यहाँ से इसको ऐसे करके इसमें बहती है नदियाँ। मैं बताने वाला आपको ये था कि महानदी जो है ना, महानदी और नीचे इंद्रावती है, नीचे यहाँ पे इंद्रावती है, यहाँ पे इंद्रावती बहती है ना। तो इस महानदी और इंद्रावती का पानी आपस में क्यों नहीं मिलता, या फिर यहाँ से जो नदियाँ होता है स्टार्ट होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो नदी स्टार्ट हो रहा है उसका पानी इधर ही क्यों जाता है। जो यहाँ से नदी के स्टार्ट हो रहा है उस नदी का पानी इधर ही क्यों जाता है, उस नदी का पानी इधर क्यों नहीं आता। ठीक है, तो इसका मुख्य रीज़न ये है कि यहाँ एक बहुत बड़ा पर्वत है जिसका नाम है केशकाल घाटी। ठीक है, जिसका नाम है केशकाल घाटी। ये इन दोनों नदियों के मध्य है। यदि केशकाल घाटी नहीं होता तो हो सकता है कि इन नदियों का दिशा आज कुछ और होता। तो इसी केशकाल घाटी को इन दोनों नदियों का जल विभाजक कहते हैं, जल विभाजक कहते हैं। अब जल विभाजक क्या होता है, देखिए सिंपली आप घर में अगर ट्राई करेंगे तो एक रेत ले लीजिए और रेत एक बड़ा सा रेत ऐसे बना लीजिए, है ना, और एक पानी यहाँ डालिए, एक पानी यहाँ डालिए। तो जो भी रेत या पत्थर लेंगे, पानी यहाँ डालेंगे तो कोई भी पानी इधर चला जाएगा और इधर का पानी इधर चला जाएगा। इस बड़े से पत्थर को या फिर बड़े से हिस्से को वो पानी पार नहीं कर पाएगा, मतलब इन दोनों का जल विभाजक हो गया। यही है नीचे जल विभाजक। ठीक है, ये है हमारा केशकाल घाटी जल विभाजक। आगे इस पर कितने ब्रिज बनने हैं, कितने पुल है, कितने सस्पेंशन ब्रिज बनेंगे, कितनी बांध है, कितनी नदियां हैं, वो हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये हमने पढ़ा लिया। अब इस महानदी के परियोजना है, बैराज है, इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, बैराज है, तो यदि नाम जानना चाहे तो मैं बस नाम बता देता हूँ बैराज का, बाकी आगे की चैप्टर में इसको हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें बैराज बना था रुद्री बैराज, है ना, रुद्री बैराज इसमें बना था। इसका सन था 1912 में, है ना। सबसे पुराना बैराज है ना। बैराज का मतलब होता है छोटा सा बांध टाइप का। ठीक है, उसके बाद है दुधवा जलाशय, है ना। इसकी परियोजना में है आपका दुधवा जलाशय, ये आपके धमतरी में है। ठीक है, और जो आरबी बैराज है, रुद्री बैराज, ये भी धमतरी में है, ये भी आपके धमतरी में है। गंगरेल बांध है ना, बहुत बड़ा गंगरेल बांध है ना, इसमें गंगरेल बांध है, ये भी आपके धमतरी में है। ठीक है, ये भी आपके धमतरी में है। ठीक है, तो आगे जो चैप्टर होगा इसमें हम इसकी अच्छे से चर्चा करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, उसके बाद महानदी की जो सहायक नदी है उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा, महानदी के बारे में पूरा पढ़ लिया कि महानदी का उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ से उसका मुहाना होता है, कहाँ वहाँ पे इसकी संगम बने हुए हैं, हम इसमें कौन कौन सी नदियाँ आके मिलने वाली है, अब ये हम आगे जाकर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।